तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 28 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। शास्त्रीय भाषा, ठीक है। देखिए दो चार तरह का सवाल कर सकता है, आपसे शास्त्रीय भाषा पूछ सकता है, आपसे 8वीं अनुसूची में स्थित भाषा पूछ सकता है, राजभाषा पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा एक होता है आपका 8वीं अनुसूची, ठीक है। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आप वहां पे देखते हो कि अनुसूची है, ठीक है। पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो पहले अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन संशोधन करके इन फ्यूचर आपका आगे बढ़ाया गया और अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। तो आपसे ये सवाल भी कर सकता है कि संविधान में स्थित 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो ये हो जाएगा 22 भाषा। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें शास्त्रीय भाषा के बारे में, तो शास्त्रीय भाषा किस भाषा को कहा जाता है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया जाता है और कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, बहुत क्वेश्चन बनता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं। तो देखिएगा कभी कभी डिफिनेशन में पूछ सकता है आपसे, वैसी भाषा, वैसी भाषा जिसका इतिहास, जिसका इतिहास लगभग 1500 से 2000 साल से भी ज्यादा पुराना हो, 2000 साल पुराना हो, उसे पुराना हो और जिसका खुद का इतिहास रहा हो, और जिसका खुद का इतिहास रहा हो, खुद का इतिहास रहा हो, उसे क्या करते हैं, तो उसे हम लोग आगे जाकर के उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। कौन देता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किसी भी भाषा को क्या किया जाता है, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अभी टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो ये है 6। आप याद रखिएगा, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि एक शास्त्रीय भाषा होता है, एक शास्त्रीय नृत्य होता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। आप याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, 6। इन फ्यूचर बढ़ सकता है क्या, ऑफ कोर्स बढ़ सकता है, ठीक है। लोग मांग करते रहते हैं, जैसे देखो अभी मराठी का भी मांग हो रहा है कि आपको मराठी को भी शास्त्रीय भाषा में डालो। तो अभी 6 शास्त्रीय भाषा है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। दूसरा सवाल करेगा कि क्या जो शास्त्रीय भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो 6 भाषा है, 6 का 6 आपका ये 8वीं अनुसूची में भी स्थित है। मतलब ये जो हम लोग अभी देखे कि 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, ये शास्त्रीय भाषा में भी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा भाषा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कौन सा भाषा, सबसे पहले हो जाएगा आपका तमिल, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा आपका तमिल। देखिएगा तमिल के बाद देखिएगा संस्कृत, ठीक है, संस्कृत। तमिल के बाद देखिएगा संस्कृत। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया 2004 में, ठीक है। संस्कृत को कब दिया गया, 2005 में। उसके बाद देखिएगा तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, फिर हो जाएगा आपका तेलुगु, ठीक है, फिर हो जाएगा तेलुगु, और फिर हो जाएगा आपका कन्नड़। तेलुगु हुआ और कन्नड़ हुआ। ये दोनों भाषा को कब दिया गया था, तो ये दोनों की दोनों भाषा को कब शामिल किया शास्त्रीय भाषा में, तो ये शामिल किया गया 2008 में। उसके बाद फिर देखिएगा, उसके बाद फिर आपका मलयालम को शामिल किया गया, और किसको शामिल किया गया देखते हैं। उसके बाद देखिएगा मलयालम, ठीक है, मलयालम को कब शामिल किया गया, तो 2014 में, ठीक है। मलयालम को देखिएगा, मलयालम को कब शामिल किया गया था, मलयालम का कब हुआ था, तो 2014 नहीं हो जाएगा, 2013 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मलयालम। और उसके बाद फिर देखिएगा लास्ट भाषा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और फिर हो जाएगा आपका उड़िया। उड़िया कहाँ का भाषा है, उड़िया आपको नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। उड़िया जो है ये कहाँ का है, उड़ीसा का, और इसको कब शामिल किया गया, 2014 में, ठीक है। तो कभी कभी ईयर पूछ लेता है आपसे, क्या पूछेगा कि सबसे नवीनतम भाषा कौन है जिसको शामिल किया गया इसमें, तो उड़िया हो जाएगा 2014 में। जैसे तमिल के बारे में बात करें तो ये कहाँ बोला जाता है, तो ये आपका सबसे पहले तो तमिलनाडु में बोला जाता है, ठीक है, पुदुचेरी में बोला जाता है, पुदुचेरी, ठीक है। और अगर किसी और कंट्री में चर्चा करें तो श्रीलंका में भी आपका बोला जाता है वैसे, और मलेशिया वगैरह में भी बोला जाता है। संस्कृत बात करें तो संस्कृत भाषा को 2010 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा द्वितीय राजभाषा की दर्जा दी गई, द्वितीय
राजभाषा की दर्जा, द्वितीय राजभाषा की दर्जा दी गई संस्कृत को। तेलुगु के बारे में बात करें तो भारत का सबसे पुराना लैंग्वेज कौन सा हो जाएगा, शास्त्रीय लैंग्वेज, तो ये हो जाएगा आपका तेलुगु। कहाँ बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ के बारे में बोले तो ये आपका कर्नाटक में बोला जाता है। मलयालम का चर्चा करें तो ये बोला जाता है आपका केरल में। और उड़िया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य कहना सिर्फ सही नहीं होगा, यह शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। अभी पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में हम लोग चर्चा की, मतलब पिछले वाले स्लाइड में क्या, तो जो शास्त्रीय भाषा थी, शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी थी, तो शास्त्रीय भाषा की संख्या थी 6। जबकि आपसे सवाल करेगा कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं आपको 9 भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्यों, क्योंकि एक और भाषा, जैसे अभी इसमें बताया कि इसमें मराठी को मांग किया जा रहा था कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दो, वैसे इसमें एक छऊ डांस को भी मांग किया जा रहा था। ठीक है, कौन सा डांस को, तो ये हो जाएगा आपका छऊ। ठीक है, कि झारखंड का ये आपका लोक नृत्य है। तो वैसे बेसिकली 8 ही है, लेकिन 9 का कहीं कहीं को चर्चा कर दिया जाता है, 9वां का मांग किया जा रहा है। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा अगर बात करें तो वही शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, तो जिसका एक अपना कल्चर रहा हो, जिसका एक अपना कॉस्ट्यूम होता हो, जिसका एक अपना तरीका होता हो डांस करने का। नॉर्मली देखिए जो लोक नृत्य होता है, जैसे भांगड़ा वगैरह हो गया, कुछ भी नॉर्मली जो अपने बिहार वगैरह में होता है, उसे वो कोई तरीका नहीं होता है, कैसे भी डांस कर लो, बस डांस होना चाहिए। लेकिन शास्त्रीय में क्या होता है कि शास्त्रीय में प्रॉपर एक आपका कॉस्ट्यूम होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है डांस करने का, वो आपका शास्त्रीय हो गया और बहुत पुराने कल्चर से चल रहा होता है। अगर आपसे सवाल करेगा कि शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, शास्त्रीय भाषा नहीं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8। चलिए देखते हैं कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग चर्चा करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है, भरतनाट्यम जो है आपका, ये आपका तमिलनाडु का है। अगर इसके बारे में देखें तो देखिएगा एसएससी वगैरह जो एग्जाम होता है तो इसमें पूछ लेता है इनसे रिलेटेड नृत्यांगना के बारे में। तो देख लीजिएगा एक दो नाम, जैसे मृणालिनी साराभाई, ठीक है, सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह हो जाएगा। और क्या हो सकता है, एक और नाम इंपॉर्टेंट है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये लोग भरतनाट्यम डांस से संबंधित है। दूसरा देखते हैं कथकली, ठीक है, कथकली ये कहाँ का है, तो ये है आपका केरल का। ठीक है, इस डांस में मेनली क्या होता है, तो नैना मतलब क्या हो गया, तो आंख का। ठीक है, इसमें मेनली आंख का संचालन किया जाता है। दूसरा और क्या हो जाएगा, कथकली हो गया। एक होता है मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केरल का। फिर देखिएगा कथक कहाँ का है, तो ये उत्तर भारत का, जैसे उत्तर भारत में यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सबका हो गया, उत्तर भारत का हो जाएगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें डांस करते समय 100+ घुंघरू आदमी बांध करके नाचता है। ठीक है, घुंघरू। आगे देखिएगा, ये हो गया आपका कितना डांस हुआ, भरतनाट्यम हुआ, कथकली, मोहिनीअट्टम और हो गया आपका कथक। दूसरा देखिएगा कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मणिपुरी, ये कहाँ का है, तो ये है आपका मणिपुर का। उसके बाद देखिएगा सत्रिया, ठीक है, जिसके बारे में आपसे सवाल किया हुआ है, सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असम का। इस तरीके से देखिए हम लोग कितना देख लिए, 6-7। अभी भी देखिए एक बचा हुआ है, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। और देखिएगा और कौन सा डांस हो जाएगा, कथकली, भरतनाट्यम, सत्रिया, कथक। एक आपका बचा उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसा भाषा का भी हम लोग चर्चा किए थे ना, उड़ीसी, ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, उड़ीसा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो 6, और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ पे देखिए इस टाइप का फोटो भी यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 3 में आते हैं, विद्युत धारा की एसआई मात्रक होती है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है, तो ये होता है आपका एम्पियर।
ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर। चलिए यहाँ पे कुछ कुछ और मात्रक हम लोग देख लेते हैं। जैसे ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो ये हो जाएगा डॉब्सन में। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई हो जाएगी डॉब्सन में। जल प्रवाह को किसमें मापा जाता है, तो ये हो जाएगा क्यूसेक में। ठीक है, जल प्रवाह को क्यूसेक में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता का चर्चा करें तो इसको मापा जाता है कैंडेला में। ठीक है, कैंडेला में। आवृत्ति के बारे में देखें तो इसको किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। पृष्ठ तनाव के बारे में देखिएगा यहाँ पे, पृष्ठ तनाव का चर्चा करें तो इसको मापा जाता है न्यूटन प्रति मीटर में, न्यूटन प्रति मीटर। उसके बाद देखिएगा विद्युत आवेश को किसमें मापा जाता है, तो विद्युत आवेश को मापा जाता है कूलम्ब में। ठीक है, किसमें, कूलम्ब में। उसके बाद देखिएगा ताप को किसमें मापा जाता है, तो ताप को मापा जाता है केल्विन में। वैसे ताप का और भी मात्रक है, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस वगैरह हो गया। चलिए आगे देखिएगा, ताप के बाद है आपका विभवांतर को किसमें मापा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट में। उसके बाद देखिएगा विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इसको किसमें मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है ओम में। ठीक है, ओम में। उसके बाद देखिएगा तरंग दैर्ध्य को किसमें मापा जाता है, तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका डायोप्टर। और पदार्थ का परिमाण किसमें मापा जाता है, तो ये हो जाएगा मोल। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग मात्रक याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इनमें से किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन देखते हैं तभी पता चलेगा। ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो आप बताइए कि हम लोग चर्चा किए थे पिछले वाले क्लास में कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि किसके साथ नहीं लगती है, तो पाकिस्तान के साथ तो लगती है, 3323 मीटर लगती है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है, 4096 किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर होगा। म्यांमार के साथ बात करें तो इसका भी 1643 के लगभग किलोमीटर में लगता है। बात करें ईरान, तो देखिएगा ईरान के साथ भारत का सीमा नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर ए, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो देखिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पर ये रहा अपना भारत का सीमा। ठीक है, ये रहा इस टाइप से अपना भारत का सीमा, और ये रहा आपका पाकिस्तान का सीमा। ठीक है, ये रहा आपका पाकिस्तान का, और ईरान कहाँ पड़ रहा है, तो देखिएगा ईरान का सीमा ये रहा। तो ईरान जो है आपका स्थलीय माध्यम से नहीं जुड़ता है। किससे नहीं जुड़ता है, तो अपने भारत से नहीं जुड़ता है। इतना देखो, इतना ज्यादा डिफरेंस बन जाता है। तो अगर ईरान और भारत जुड़ता भी है तो किस माध्यम से जुड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका जलीय माध्यम से। ठीक है, जलीय माध्यम से। चलिए अब ईरान का चर्चा आया तो ईरान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे ईरान को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ईरान को पहले फारस, ठीक है, फारस या पर्सिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, फारस या पर्सिया के नाम से। यहाँ पर कभी हखमनी वंश का शासन हुआ करता था। किस वंश का, हखमनी वंश का। आपसे सवाल करेगा कि हखमनी वंश का शासन किस देश में चलता था, तो ईरान में चलता था। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगा, तो ईरान की राजधानी हो जाएगी तेहरान। ठीक है, तेहरान। अगर बात करें भारत पर सबसे पहले प्राचीन इतिहास में अगर हम लोग चले जाते हैं तो प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न तीनों को मिला करके भारत पे सबसे पहली बार अटैक कौन किया था, तो ईरानियों ने किया था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, तो ये किया था ईरानियों ने। ठीक है, ईरानियों ने। और ईरानी में आपका कौन से वंश का शासन चल रहा था, तो हखमनी वंश का। तो हखमनी वंश का ही एक शासक था। ठीक है, किस वंश का शासक था, तो हखमनी वंश का ही शासक था। और शासक में भी कौन था, तो शासक में था आपका डेरियस प्रथम। ठीक है, कौन सा शासक था, तो ये हो जाएगा आपका डेरियस प्रथम। इसको बहुत जगह डरायस भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, डेरियस प्रथम के द्वारा भारत पे सबसे पहली बार अटैक किया गया था ईरानियों के द्वारा। कुछ खास भी हुआ था, तो हाँ, कि ईरानियों ने हमारे भारत को कौन से नाम से पुकारा था, तो हिंदुस्तान। ठीक है, ईरानियों ने भारत को किस नाम से पुकारा था, हिंदुस्तान। किस नदी के वजह से, तो सिंधु नदी के वजह से।
ठीक है, वजह से ऐसा कहा जाता है कि उनके डिक्शनरी में स नहीं हुआ करता था, तो सिंधु को वो हिंदू करते थे और हिंदुओं का देश क्या कहलाया, हिंदुस्तान कहलाया। दूसरा देखिएगा, अगर बात करें ईरान के राष्ट्रपति अभी कौन है, ईरान के राष्ट्रपति अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच टसन चल रहा है। कौन है, तो इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी, ठीक है, इब्राहिम रईसी। एक चीज और, कैसे पता चलता है कि ईरानी लोग कभी भारत पे सबसे पहले अटैक किए थे, तो एक बुक से पता चलता है। ईरानियों का एक होली बुक है, ईरानियों का एक पवित्र बुक है, ठीक है, ईरानियों का पवित्र बुक, ईरानियों का पवित्र पुस्तक, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है जिंदा अवस्था, ठीक है, जिंदा अवस्था, जिंदा अवस्था, ठीक है। जिंदा अवस्था की बहुत सारी बातें किससे मिलती है, तो ये मिलती है ऋग्वेद से, ठीक है। तो इसी से लोग अंदाजा लगाता है क्या भारत और ईरान के बीच रिलेशन है, तो जी हाँ रिलेशन है। और भारत जो है ईरान में, भारत जो है ईरान में एक बंदरगाह बनाया है। कौन सा बंदरगाह, चाबाहार बंदरगाह, ठीक है, चाबाहार बंदरगाह भारत ईरान में बनाया है। क्यों, ताकि वो ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया देशों से क्या कर सके, अच्छे से व्यापार कर सके, ठीक है। एक आपका, हाँ, तो ये चाबहार बंदरगाह। एक आपका और भी बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, तो याद रखिएगा ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। और कौन बनवाया है, तो वो बनवाया है आपका चाइना, ठीक है। जैसे एक चीज और दिखेगा, यहीं पर एक जल संधि स्थित है जिसको कहते हैं हॉर्मूज जल संधि, हॉर्मूज जल संधि, ठीक है, हॉर्मूज जल संधि। ये क्या करती है, तो ये ओमान की खाड़ी को, देखिएगा यहाँ पे, ओमान की खाड़ी को, ओमान की खाड़ी को किससे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपकी फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से, या फिर आप कह सकते हो अरब सागर से, अरब सागर से। हॉर्मूज जल संधि जो है आपका ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से या अरब सागर से जोड़ती है, ठीक है। ये देखो, ये रहा आपका अरब सागर, तो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी या फिर अरब सागर से कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो ये जोड़ता है हॉर्मूज। चाबहार बंदरगाह कहाँ है, तो ईरान में है। किसके द्वारा बनवाया गया, तो भारत के द्वारा बनवाया गया था। चलिए आप इतना चीज देखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सूर्य के बारे में। तो ये तो सब लोग जानता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं हम लोग। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। देखो अगर बात करें सूर्य के बारे में, तो देखिएगा सूर्य जो है ये ऊर्जा का, सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत है। मतलब अपने पृथ्वी पे जो भी लाइट आ रहा है, बाकी जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, सब पे जो भी लाइट आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, तो वो आ रहा है सूर्य की वजह से। अगर चर्चा करें सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल किससे बना हुआ है, तो सौर मंडल बना हुआ है सूर्य से, जो क्या है, तारा है। और किससे बना हुआ है, ग्रह से। और किससे बना हुआ है, उपग्रह से, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उल्का पिंड। ये सारा कहाँ है, तो सारा आपका किसमें आता है, तो ये आता है आपका सौर मंडल में। और सौर मंडल में सारा क्या कर रहा है, तो सारा ऊर्जा किससे गेन कर रहा है, सारे लोग इसमें ऊर्जा गेन कर रहे हैं किससे, सूर्य से, ठीक है। आप बताओ कि सूर्य में ऊर्जा कैसे आता है, सूर्य में प्रकाश कैसे आता है, तो देखिएगा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, यहाँ पे देखिएगा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, तो सूर्य में मेनली दो ठो गैस बहुत ज्यादा पाया जाता है। कौन कौन सा, तो हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन के 4 अणु, किसके बारे में बात हो रहा है, सूर्य के बारे में। हाइड्रोजन के 4 अणु नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम के एक अणु में बदल जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और इसी से क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है सूर्य में। और ये प्रक्रिया, ठीक है, ये प्रक्रिया कहाँ चलते रहता है, नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है ये सूर्य में कहाँ पे चलता है, तो ये प्रक्रिया सूर्य के केंद्र में चलता है,
ठीक है, चलिए एक चीज ये हुआ। दूसरा आपसे बात करेगा कि पूरे सौरमंडल का सूर्य जो है, सूर्य, ठीक है, सूर्य पूरे सौरमंडल का कितना परसेंट भाग लिया हुआ है या फिर कितना द्रव्यमान है। तो सूर्य जो है, सूर्य पूरे सौरमंडल का, सूर्य पूरे सौरमंडल का, सूर्य पूरे सौरमंडल का लगभग 99.86% द्रव्यमान लिए हुए है। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का कितना है, तो 99 पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है 99.86%। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो भी हम लोग को ग्रह और उपग्रह नजर आते हैं वो मात्र 0.14% में ही एग्जिस्ट करते हैं। और सूर्य का द्रव्यमान कितना है, तो सूर्य का द्रव्यमान है 99.86%। ठीक है, चलिए अगर और देखें सूर्य में कौन कौन सा गैस है, तो सूर्य में ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन लगभग कितना परसेंट, 73%। उसके बाद देखिएगा हीलियम कितना परसेंट है, हीलियम, तो हीलियम हो जाएगा आपका लगभग 25%। तो 5 3 8 7 2 9 मतलब हो गया 98%। बाकी अदर गैस कितने हो गए, तो अदर में हो जाएंगे 2%। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2%, इतना याद रखिएगा। और सूर्य से ही क्या होता है कि सारे ग्रह उपग्रह तारे वगैरह और भी जो भी है उसका क्या होता है, उनको एनर्जी मिलता है। आगे हम लोग अगर देखते हैं कि संपूर्ण सौरमंडल का सूर्य का जो घनत्व होता है वो कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा संपूर्ण सूर्य का जो औसत घनत्व है, संपूर्ण सूर्य का औसत घनत्व, ठीक है, औसत घनत्व कितना होता है, तो कितना होता है ये होता है लगभग में चल रहे हैं हम लोग 1.408, ठीक है, ग्राम प्रति, ठीक है, ये इतना होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये क्या होता है, तो ये पूरे सूर्य का औसत घनत्व होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में आते हैं। इनमें से कौन दांत के प्रकार नहीं है। देखिएगा लगातार हम लोग बायो का एक क्वेश्चन उठा रहे हैं साइंस में, ताकि उससे आप क्या हो कि धीरे धीरे आपका कुछ ना कुछ टॉपिक कवर होते रहे। इनमें से कौन दांत के प्रकार नहीं है। हम लोग को पता है कि हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आइएगा ये जो दांत होता है, ठीक है, ये जो हमारा दांत होता है ये कहाँ पर स्थित होता है, तो ये होता है बक्कल कैविटी में। ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या होता है, तो हमारा दांत, बक्कल कैविटी मेनली किसको कहा जाता है, तो ये पूरा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया आपका बक्कल कैविटी। यहाँ पे क्या क्या होता है, तो 2 चीज होता है। एक क्या होता है, तो एक होता है आपका टीथ, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका टंग, और तीसरा चीज एक चीज और होता है, क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर क्या होता है कि लाड़ की ग्रंथियां होती है जो हमारे मुंह में रहती है। अब टीथ के बारे में देखिएगा कि अपने मुंह में 2 प्रकार का टीथ होता है। ठीक है, कैसा होता है, 2 प्रकार का टीथ होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका प्राइमरी, ठीक है, और एक होता है आपका परमानेंट टीथ। ठीक है, प्राइमरी टीथ की संख्या कितनी होती है, तो प्राइमरी टीथ की संख्या होती है 20, और परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 32। अब जरूरी नहीं है कि सारे इंसान में 32 दांत हो, क्योंकि जो लास्ट वाला मोलर होता है ना, वो आपका बहुत लोगों में आता है, बहुत लोगों में नहीं भी आता है। चलिए अब देखिएगा आपसे सवाल क्या करेगा कि हमारे मुंह में, हमारे शरीर में, हमारे मुंह में कितनी दांत 2 बार आती है, तो याद रखिएगा 20 दांत। ठीक है, जिसको हम लोग दूध का दांत बोलते हैं, ये टूटता है फिर से दोबारा में आता है बच्चों में। अब ये रहा प्राइमरी टीथ हो गया और परमानेंट टीथ हो गया। अब देखिएगा कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं अपनों में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं और सीखते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, दांत के 4 प्रकार होता है, तो एक होता है इंसीजर, ठीक है, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, और तीसरा होता है आपका मोलर। तो चलिएगा अब 2 प्रकार का दांत हम लोग देख सकते हैं, एक तो होता है बच्चों का और एक तो होता है बड़ों का। तो चलिएगा हम लोग पहले बड़ों का देखते हैं कि दांत कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा, देखो अब दांत किसी का भी मुंह है, मान लो कि ये किसी भी आदमी का मुंह है, ठीक है, तो ऊपर भी दांत है, ऊपर भी दांत है और इसे नीचे भी दांत है। तो दांत का कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो देखिएगा फॉर्मूला कैसे बनता है। हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप से डिवाइड करते हैं और एक साइड का दांत काउंट करेंगे। अगर जिस टाइप का दांत इधर होगा उसी टाइप का दांत इधर भी होगा, और जिस टाइप का इधर होगा उसी टाइप का इधर होगा, उसी टाइप का इधर होगा। मतलब अगर हम लोग एक कॉर्नर का भी दांत देख लेते हैं, अगर हम लोग बस इस साइड का दांत देख लेते हैं, तो वैसे क्या होगा कि इसका हम 4 गुना करेंगे और पूरे मुंह का दांत निकल जाएगा। वैसे चलिए हम लोग यहाँ पे सारा देख लेते हैं। अगर देखो, अगर हम लोग दांत देखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में
में यहाँ पे हमारे 4 दांत होते हैं, ठीक है, जिसको स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है, ठीक है। इन टीथ की संख्या कितनी होती है, तो देखिएगा अभी पहले हम लोग इस टाइप का बना रहे हैं, ये हो गया आपका इंसीजर, ठीक है, आगे का 4 दांत होता है जिसको स्माइलिंग टीथ कहते हैं। आगे देखिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे होता है आपका केनाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है केनाइन, और केनाइन क्या होता है, तो बहुत ही नुकीला दांत होता है, ठीक है, बहुत ही नुकीला होता है, चीर फाड़ करने के लिए यही काम आता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद होता है आपका प्रीमोलर, ठीक है, इसके बाद होता है आपका प्रीमोलर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे प्रीमोलर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा दांत, तो ये हो जाएगा आपका मोलर, ठीक है। मोलर की संख्या कितनी होती है, तो मोलर की संख्या होती है 3, ठीक है, मोलर की संख्या होती है आपकी 3। तो इस टाइप से हमारा अलग अलग दांत हो गया, अलग अलग कलर से कर देते तो ज्यादा समझ में आता। ये हो गया आपका इंसीजर, ठीक है, ये हो गया आपका इंसीजर, और ये हो गया आपका केनाइन, ठीक है, ये हो गया आपका केनाइन, और ये हो गया आपका प्रीमोलर, और ये हो गया आपका मोलर। इतने ही दांत हमारे नीचे वाले साइड में होते हैं, एक बार सबका नाम लिख लेते हैं। ये चारों हो गया आपका इंसीजर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका केनाइन, ठीक है, ये भी हो गया आपका केनाइन, ये हो गया आपका प्रीमोलर, और ये भी हो गया आपका प्रीमोलर, और ये हो गया आपका मोलर, ठीक है, मोलर। और देखो सूत्र कैसे निकलता है, एग्जाम में क्या करेगा, मान लो कि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, सूत्र पूछ लेगा कि दांत का सूत्र बताइए। तो देखिए इस टाइप से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, 2 इंसीजर इधर हो गया, 2 इंसीजर इधर हो गया, एक केनाइन इधर हो गया, एक केनाइन इधर हो गया, 2 प्रीमोलर इधर हुआ, 2 प्रीमोलर इधर हुआ, और 3 मोलर इधर हुआ, 3 मोलर इधर हुआ। और ऐसे ही ये अगर मान लो कि हम नीचे वाले दांत का निकाले तो ऊपर का भी दांत का होगा, एज इट इज होगा, सेम टू सेम होगा। तो देखो इस तरीके से फॉर्मूला कौन सा निकल जाएगा, तो फॉर्मूला आपका निकलेगा ये, जैसे यहाँ पे 2 इंसीजर है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद फिर 1 केनाइन है तो 1 लिखेंगे, 2 प्रीमोलर है 2 लिखेंगे, और 3 मोलर है तो 3 लिखेंगे, और यही क्या हो गया, डेंटिस्ट फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारे दांत का फॉर्मूला हो गया। बच्चों में क्या होता है, तो देखिएगा बच्चों में तो पहले इंसीजर होगा, जैसे हमारा इंसीजर है वैसे उसका भी इंसीजर होगा, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, तो बच्चों में आपका इंसीजर होता है। आगे देखिएगा बच्चों में फिर क्या केनाइन होता है, तो जी हाँ बच्चों में केनाइन होता है, तो ये हो गया बच्चों में केनाइन। फिर बच्चा में जो होता है आपका प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चों में क्या होता है कि आपका प्रीमोलर नहीं होता है, और क्या नहीं होता है, तो इधर आपका बच्चा का एक मोलर भी नहीं होता है, जिसको कहते हैं अक्ल चहुआ, ठीक है, बच्चों में ये भी नहीं होता है। तो बच्चों में आप याद रखिएगा कौन कौन सा दांत है, तो 2 ठो इंसीजर है, फिर 1 ठो केनाइन है, प्रीमोलर है तो नहीं है, ठीक है। और आपका उसके बाद फिर मोलर क्या हो जाएगा, मोलर की संख्या कितनी होती है, तो मोलर की संख्या भी क्या होती है, 2 0 1 2 हो जाएगा, 2 ही होता है, क्योंकि आपको ये वाला पता होना चाहिए जिसको आप अक्ल दांत कहते हो। ये क्या होता है, तो ये आपका बाद में आता है, ठीक है, बच्चों का ये चीज बाद में आता है, एक मैच्योरिटी होने के बाद ये दांत आता है, तो लोग इसको क्या बोलते हैं, अक्ल दांत कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। आपसे एक सवाल कर सकता है कि जो आपका हाथी का दांत जो होता है बाहर निकला हुआ होता है, वो कौन सा दांत होता है, वो केनाइन होता है या फिर आपका इंसीजर होता है, तो याद रखिएगा भले ही वो लंबा लगता है और आदमी गलत बना देता है, वो इंसीजर होता है, केनाइन नहीं होता है। क्या होता है, इंसीजर होता है, केनाइन नहीं होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मनुष्य में लगभग कितने दांत होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 32 हो, लेकिन 32 मैक्सिमम हो सकता है। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा दांत किसके पास होते हैं, तो एक मैमल्स है, उसका नाम क्या है, स्पिनर, ठीक है, स्पिनर डॉल्फिन। स्पिनर डॉल्फिन के पास कितने दांत होते हैं, तो लगभग 250 प्लस दांत किसके पास होते हैं, स्पिनर डॉल्फिन के पास। वैसे ही मच्छर के पास कितने दांत होते हैं, 47। कुत्ते के पास कितने दांत होते हैं, तो 42। तो ये लगभग इस टाइप से कभी कभी पूछ लेता है। आगे आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसीजर होता है ना, ये देखिए ये हो गया आपका इंसीजर। केनाइन, तो हाँ भाई केनाइन भी होता है। प्रीमोलर होता है, तो हाँ होता है। और फिर ये क्या दिया हुआ, देखो कंफ्यूज करने के लिए कितना अच्छे से दिया हुआ, ये मोटोरोला लिख दिया, ठीक है, मोटोरोला एक मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, ये आपका दांत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 7 में आते हैं, दिल्ली की स्थापना किसने की थी, दिल्ली जो आज भारत की राजधानी है और क्या है, और आपका यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। दिल्ली की स्थापना ढीलिका के रूप में हुई थी, ढीलिका, ठीक है, ढीलिका। कौन किया था, तो तोमर शासक अनंगपाल ने, ठीक है, अनंगपाल ने किसकी स्थापना की थी, दिल्ली की, बहुत पहले हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनंगपाल। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा कि सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम में भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कोलकाता थी। अंग्रेजों के टाइम में भारत की राजधानी कोलकाता थी। फिर दिल्ली कब किया गया, तो 1911 में घोषणा हुआ। 1911 के घोषणा के तहत
घोषणा के तहत 1912 में क्या हुआ, तो दिल्ली को राजधानी बनाई गई। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में इसको बनाया गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, पेटीएम की स्थापना कब हुई? पेटीएम, ठीक है, आज आप लोग यूज करते हो। पेटीएम किस लिए होता है, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2010 में। पेटीएम का स्थापना कब हुआ था, 2010 में। किसके द्वारा, तो विजय शेखर के द्वारा, ठीक है, विजय शेखर, इसके द्वारा क्या हुआ था, तो पेटीएम का स्थापना। और आज के टाइम में देखिएगा कितने अच्छे तरीके से और कितने स्पीड में ये क्या हो रहा है कि आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही हर जगह काम कर रहा है। दूसरा देखिएगा गूगल पे, ठीक है, गूगल पे। गूगल पे का स्थापना कब हुआ था, तो इसका हुआ था 2015 में, ठीक है, 2015 में। पेटीएम का हो गया आपका 2010 में और गूगल पे का हो जाएगा 2015 में। क्या देखिएगा, चलिए आगे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ट्राइबल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया। मतलब पहले दोनों एक ही आयोग के अंदर काम कर रहा था। इसको किस संशोधन द्वारा अलग किया गया, तो ये देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, 42वां संशोधन, 65वां संशोधन, 86 एंड 72। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 89 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 89 कर लीजिएगा। 89वां संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2003 में, ठीक है, 2003 में। और प्रभावी कब हुआ था, प्रभावी हुआ था 2004 में, ठीक है, प्रभावी हुआ था 2004 में। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, गूगल पे, ठीक है, गूगल के पहले पेटीएम आया, उसके बाद फिर पहले फोन पे आया था, ठीक है, फोन पे। फोन पे कब आया था, तो फोन पे आया था 2015 में, और इसको 2018 कर लीजिएगा, ठीक है, 2018, ठीक है। आज के टाइम में तीनों चारों, एक अमेजन पे भी आता है, तो इन लोग का भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज होता है। चलिए देखिएगा, 89वां संशोधन जो 2003 में हुआ, प्रभावी 2004 में हुआ। इससे क्या हुआ कि दोनों आयोग को अलग कर दिया गया। अगर चर्चा करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ठीक है, इसी को एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति को, ठीक है, अनुसूचित जाति को किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 338, ठीक है, आर्टिकल 338 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग, इसको, इसका चर्चा कहाँ किया गया, तो 338 का क में, कहीं कहीं ए भी लिखा हुआ मिल सकता है, 338 के में इसका चर्चा किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 89वां अमेंडमेंट, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इनमें से कौन सा लेखक महमूद गजनवी के समय में नहीं था। महमूद गजनवी, जिसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, मूर्ति भंजक, और भी कुछ कहा जाता है, तो बूत सिकन, बूत शिकन, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में ये 17 टाइम्स अटैक किया था और हर बार मंदिरों को तोड़ देता था और पैसा लेके भाग जाता था। चलिए देखिएगा, ये था तो अटैकर था, मतलब इन्वेडर था, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था, बहुत लूटा था, बर्बाद किया था, तोड़फोड़ दिया था। लेकिन इसके टाइम में बहुत ही अच्छे अच्छे इतिहासकार लोग रहे थे, साहित्यकार लोग रहे थे, पढ़े लिखे लोग रहे थे। सवाल कर रहा है कि कौन से महमूद गजनवी के समय में नहीं था, तो देखते हैं अल बरूनी, फिरदौसी एंड उतबी, इसी के टाइम में था, इसी के दरबार में रहते थे, इसी के टाइम का लेखक इन लोग रहा है। लेकिन इब्न बतूता, इब्न बतूता किसके समय में था, तो इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और ये कहाँ का था, तो ये था आपका, ये नहीं, ये आपका इब्न बतूता, ये कहाँ का था, मोरक्को का, ठीक है, मोरक्को, एक बिस्किट भी आता है। और मोरक्को कहाँ पड़ता है, मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में। इसका एक बुक, पुस्तक भी था, पुस्तक का नाम क्या था, रेहला, ठीक है, रेहला। अगर चर्चा करें अल बरूनी के बारे में, तो देखिएगा अल बरूनी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, नाम क्या था बुक का, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है। इसी को तारीख उल हिंद भी कहा जाता है, तारीख उल हिंद, ठीक है, तारीख उल हिंद। कहाँ का रहने वाला था अल बरूनी, तो ये था ख्वारिज्म का रहने वाला, ख्वारिज्म, ठीक है, ख्वारिज्म का रहने वाला था। अगर चर्चा करें फिरदौसी के बारे में, तो देखिएगा फिरदौसी महोदय जो थे, फिरदौसी के द्वारा भी एक बुक लिखा गया था। और कौन सा पुस्तक था, शाहनामा, शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन था, फिरदौसी। एक उतबी के बारे में याद रखिएगा, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी पुस्तक कौन लिखा था, तो ये लिखा था
कुतुबी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो आज देखिएगा हम लोग अच्छा क्वेश्चन देखें, एक इसे भी याद रखिएगा। 89 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। विद फैक्ट के साथ ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने तैयारी लगातार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।